आप लोगों को डायमेंशंस के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा? ठीक, थोड़ा हम बात करते हैं फिजिक्स में और क्या काम आने वाला है। कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट, क्वांटिटी और वेरिएबल क्वांटिटीज या क्वांटिटी, जो ही बोला आप। अब कांस्टेंट और वेरिएबल, इसके ज़रा बारे में बात करते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट नाम से पता लग रहा है आपको, जो अपनी कंडीशन, जो अपनी वैल्यूज़ चेंज ना करे, ठीक है। कांस्टेंट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप बात करता हूँ, बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम बीता, तब भी देखा कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी बनी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर से, ए बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, है ना, नीचे गिर रही है। हर सेकंड अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी बढ़ गई, उसकी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को बढ़ाने को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? एक्सेलरेशन। हम लोग वेलोसिटी के बढ़ाने को बोलते हैं एक्सेलरेशन। कितनी हर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? 10। तो यहां से लेकर 1 सेकंड पहले कितना एक्सेलरेशन था? 10 मीटर पर सेकंड का। देखो कितनी वेलोसिटी बदली बेटा? 10 से 20 हो गई, तो कितनी वेलोसिटी बढ़ गई? 10। फिर बाद में कितनी बढ़ी? फिर 10 बढ़ी। फिर कितनी बढ़ी? फिर 10 बढ़ी। तो हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है ना। तो हर सेकंड वेलोसिटी का जो बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा बना हुआ है? कांस्टेंट, है ना, या यूनिफॉर्म बोलो, कोई दोनों ही चीज़ है, वही बने रहा, यूनिफॉर्म बने रहना या कांस्टेंट बने रहना। सबको समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी को देखो जरा बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी 10 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 20 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद 30 हो गई, फिर 40 हो गई, है ना। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ गई आगे बात? ठीक है। अब अगली बात वेरिएबल की बात समझ में आ गई। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कि या तो टाइम के साथ बदलते हैं या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब ज़रा इसके लिए एक तरीका देखो, मैथ्स में हम, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम किस तरीके से लिखते हैं। देखो, जैसे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बदल रही है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, फिर ऑब्जेक्ट वहाँ पे हो गया, है ना। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया। तो क्या यहाँ से यहाँ तक टाइम एक जैसा है? नो। कभी भी अगर चेंज होगा तो टाइम एक जैसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो चेंज में कुछ ना कुछ समय ज़रूर लगेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की है तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। क्लियर? अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट यहाँ से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये x1 डिस्टेंस हो गया, ये x2 डिस्टेंस हो गया, ये x3 डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ आके रुक गया, लेकिन क्या टाइम रुक गया? नहीं। ठीक है। वेलोसिटी क्या बोलती है? वेलोसिटी बोलती है चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम। विद चेंज इन टाइम मतलब वेलोसिटी क्या बोलती है कि पोजीशन चेंज करना होता है और टाइम के साथ चेंज करना होता है, तभी मैं आऊँगी, वरना आने वाली नहीं, वरना वेलोसिटी नहीं होगी। क्या बात समझ में नहीं आई, है ना। तो अगर आपको लगातार पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम के साथ पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम किसी की वेट नहीं करता। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है इंडिपेंडेंट, एक क्वांटिटी हुई बेटा इंडिपेंडेंट, और एक क्वांटिटी हो गई डिपेंडेंट। सब आया है बेटा? ठीक है। तो बताओ पोजीशन किसके साथ चेंज हो रहा है? पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
तो इसको बोलोगे आप पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स समय के साथ बदल रहा है, समय बदलेगा, टाइम बदलेगा तो एक्स चेंज होगा। समझ में आया? बोला सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, तो यहाँ पर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्स का कोई फंक्शन है टाइम के साथ में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वाई का एक फंक्शन है एक्स के साथ में, तो एक्स यहाँ पे है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और वाई क्या है? डिपेंडेंट। वाई किस पर डिपेंड कर रही है? एक्स पर। एक्स कुछ भी हो सकता है, सबको समझ आया? मैंने बोला y का एक रिलेशन है x के साथ में, मतलब y का एक फंक्शन है x। आप बोलोगे वो फंक्शन, वो रिलेशन क्या है? चाचा है, ताऊ है, किसका बेटा है? वो होते नहीं कि मेरा रिलेशन में है, ये करते नहीं करते? ऐसे ही भी y का भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो आप पढ़ते हो रिलेशन, y बराबर जैसे मान लो 3x² + 2x + c, है ना? क्यों बेटा? ये रिलेशन है। करते हुए क्वेश्चन सॉल्व, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए, वो क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये उस पर डिपेंड करता है। अब x की वैल्यू बदलेगी तो y की वैल्यू बदलेगी। पता लग गया? तो हम बोलेंगे y क्या है? फंक्शन ऑफ x। वो फंक्शन क्या है? ये। फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बोलो क्या फंक्शन है? मैंने बोला वो फंक्शन है s बराबर ut + ½ at²। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो ये क्या होगी? एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये क्या होगी? डिपेंडेंट। पता लगी बेटा बात? ये सबको समझ में आ गया? अगली बात, यहां पर s फंक्शन है टाइम का, तो s का रिलेशन टाइम से बताओगे, यानी टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ s बदल रहा है। कोई और क्वांटिटी जो होगी, कोई और क्वांटिटी कौन सा है? u आ गया और a आ गया, ये नहीं बदलेंगे क्योंकि s इन पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि s किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। समझ आ गया? और बाकी जो भी क्वांटिटी आएगी सब क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये बात पता लगी सब बच्चों को? ठीक है, ये बातें आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्वांटिटीज़ का इस तरीके से एक रिलेशन भी होता है, एक फंक्शन होता है। तो वहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल की बात आएगी कि यहाँ पर एक चीज़ वेरी कर रही है। हाँ बताओ सर, अगर एक ऑब्जेक्ट से जैसे रेस्ट पर सर जैसे, तो फिर सर जैसे टाइम चेंज होगा तब वो चेंज होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं आता होगा। अगर वो पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है ना, और टाइम चेंज हो रहा है, तो यानी वो रेस्ट में है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है ना? तो क्या रिलेशन हो सकता है इसका? टाइम चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, तो t की द वैल्यू है बट s इज 0, लगातार s 0 आएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हो गई कांस्टेंट, ये क्वांटिटी हो गई वेरिएबल, ये क्वांटिटी हो गई कांस्टेंट और ये क्वांटिटी हो गई वेरिएबल, और ये भी हो गई वेरिएबल। पता लग गया बेटा? समझ में आया? कब वेरिएबल होती है, कब कांस्टेंट होती है? समझ में आ गया? एक तो फंक्शन होने पे, ठीक है। दूसरा, यहां पे भी x एक फंक्शन है या टाइम एक फंक्शन है x का। क्लियर? चलो ये भी बात पता लग गई आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट क्या है, हम बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्वांटिटीज, कांस्टेंट क्वांटिटीज की आप जान गए कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे, जो कि जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, या समय के साथ बोले कि समय के साथ हमने देखा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ देखा हमने वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा हमने देखा कांस्टेंट भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है टेम्पररी कांस्टेंट और एक होता है परमानेंट कांस्टेंट। दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं। टेम्पररी कांस्टेंट जैसे वो वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैंने बाइक की स्पीड रखी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, एक मिनट बीत गया अब भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एक मिनट बीत गया अब भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन
क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ चला, मैंने इसकी स्पीड कम कर दी। मैंने कितनी कर दी, 5 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, चेंज कर रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पर देखो, जब मैं चल रहा था शुरू में तो मेरी टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो नहीं चेंज हो रही थी, क्योंकि ध्यान रखना बेटा, जो चीज़ बदलती है तो बदलने के लिए मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया था कि एक क्वांटिटी दूसरे का क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शन होना चाहिए। बदलेगी तो किसके रेस्पेक्ट में बदलेगी, मतलब वाई टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। वेरिएबल की ये कंडीशन है, वेरिएबल की ये कंडीशन है, कांस्टेंट की कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट में वो डिपेंड नहीं करेगा दूसरी क्वांटिटी पर, कांस्टेंट में वो डिपेंड नहीं करेगा बेटा दूसरी क्वांटिटी पर। जैसे वेलोसिटी टाइम पे अब क्या कर रही है भाई, अभी 10 मीटर पर सेकंड है, देखा टाइम t1 था 10 मीटर पर सेकंड, टाइम t2 हो गया अब भी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम t3 हो गया अब भी 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। जैसे आप लोग एक 15 मिनट पहले भी यहीं थे, 15 मिनट बाद भी यहीं हो, अब 1 मिनट बाद भी यहीं रहोगे, 1 घंटे तक यहीं रुके रहोगे, तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो पोजीशन कैसी क्वांटिटी होगी इस टाइम पर, कांस्टेंट हो गई, लेकिन अगले ही पल पोजीशन बदल गई, टाइम के साथ पोजीशन बदल रही है, घर जा रहे हो आप लोग, तो क्या अब पोजीशन वेरिएबल हो गई, अब पोजीशन वेरिएबल हो गई। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि कभी वेरिएबल भी हो सकती है और कभी कांस्टेंट भी हो सकती है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हो आप लोग, टेम्पररी कांस्टेंट। सबको समझ आ गया, जैसे कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। अब इनसे बनने वाली और भी क्वांटिटीज है, फोर्स, अभी फोर्स लगा रखा है लगातार, एक ही 10 न्यूटन का ही फोर्स लगातार लगा रखा है मैंने किसी बॉडी पर, तो क्या है, कांस्टेंट है ना। मैं किसी तराजू पे खड़ा हो गया, मेरा वेट बैलेंस कर दिया, मैं तराजू पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ, बीम बैलेंस पर मैं लगा रहा हूँ 80 किलोग्राम का फोर्स, 1 मिनट बाद 80 किलोग्राम है, 1 दिन बाद अब भी 80 किलोग्राम का फोर्स है, तो क्या है, वो फोर्स लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन 10 दिन बाद आया, देखा मेरा 81 हो गया, तो बदल गया फोर्स, ठीक है, तो वो क्या है, टेम्पररी कांस्टेंट। पता लग गया, ठीक है। अब आते हैं परमानेंट कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट को सिंपल बताता हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसा है, वो क्या टाइम के साथ बदलेगा, चाहे अर्थ पे हो। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ यूज होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट करता क्या है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दो फोर्सेस के बीच के में जो दो मासेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको जी टाइम्स कर देता है। जी टाइम्स मतलब कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 इतने टाइम करता है फोर्स को, मतलब फोर्स को कम कर देता है जी, है ना। फोर्स इतना रह जाता, देखो यहाँ पर फोर्स होता है Gm1m2/r²। हमने बोला, मैंने बोला कि मैंने 10 किलोग्राम का मास रखा, ये भी 10 किलोग्राम का मास है, इनके बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, मैंने फोर्स निकाल के देखा, फोर्स जो आया देखा वो उतना नहीं था, कितना था, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी मैंने, जी से। तो मैं बेटा सबको समझ आ गया, ठीक। ये दो मासेस हैं, मास m1 मास m2, इनके बीच में r डिस्टेंस है, मैंने इनके बीच में फोर्स देखा, मान लो इनके बीच में फोर्स मिला मुझे 1 न्यूटन का, ठीक है। मैंने इनको उठा करके चांद पे ले गया, अभी कितना फोर्स इनके बीच में, 1 न्यूटन का। मैं इनको उठा के पानी में डाल दिया मैंने, अभी इनके बीच में कितना फोर्स है, 1 न्यूटन का। समझ नहीं आता। तो फोर्स डिपेंड ही नहीं कर रहा है किसी और चीज़ पर, मास नहीं बदल रहा हूँ, आर नहीं बदल रहा हूँ, तो फोर्स नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या बना हुआ है, कोई चीज़ कांस्टेंट बनी हुई है ना। मैं इनको नहीं बदल रहा हूँ, लेकिन मैंने मास को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो गया, इस मास को डबल कर दिया तो फोर्स डबल हो गया, इसको डबल कर दिया तो फोर्स 4 गुना कम हो गया, 4 गुना कम हुआ, 4 टाइम्स कम हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी जा रही है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने मास को बढ़ा दिया, फोर्स उसी हिसाब से बढ़ा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदली, इसकी वैल्यू उतनी की उतनी है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये परमानेंट कांस्टेंट है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर।
यूनिवर्सल कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज। ओके, नाउ एक है स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम। c से दिखाते बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है बेटा, जल्दी बताओ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, वैक्यूम के लिए परमानेंट कांस्टेंट, ये भी कभी नहीं बदलेगी, उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ये सब क्या है ना। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब परमानेंट कांस्टेंट है। और भी कांस्टेंट है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सब क्या होते हैं, परमानेंट कांस्टेंट। ये बातें याद रहेगी बेटा, दो तरह के कांस्टेंट है। क्लियर है ना। वेरिएबल की कंडीशन आपको पता है, वेरिएबल कब होती है कन्वर्ट। क्लियर। तो वेरिएबल की कंडीशन क्या है, वन क्वांटिटी शुड बी फंक्शन ऑफ अनदर, या देखो टाइम क्या है, फंक्शन ऑफ वाई। अब किस तरीके से फंक्शन है बता चुका हूं मैं। तो जब एक क्वांटिटी दूसरे की फंक्शन हो जाती है तब वो क्या करती है बेटा, वेरी करती है, वो वेरिएबल हो जाती है। पता लग गया बेटा, है ना। और वेरिएबल होने की कंडीशन आपको पता है सबको। क्लियर हो गया, इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक, अच्छा अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको मैं रफ कर दूं। डायमेंशनल वेरिएबल, व्हाट इज अ डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी होती है, तो ऐसी क्वांटिटी जो कि वेरी तो करती है और उनकी डायमेंशन भी होती है। ऐसी क्वांटिटी जो वेरी भी करती हैं और वो उनकी डायमेंशन भी होती है, दोज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, और क्या इसकी डायमेंशन होती है, क्या इसकी डायमेंशन होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT - 1 बेटा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या हुआ, LT - 1। एरिया, एरिया भी वेरिएबल होता है। आज एरिया इतना है, दीवार तोड़ दो एरिया बड़ा हो गया, तो कैसा है वो भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से होगा बेटा, एरिया की बताओ डायमेंशन क्या होगी, तुम बताओ बेटा। एरिया की यूनिट बताओ, यूनिट मीटर स्क्वायर। एरिया पता होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। हमेशा बेशरम रहो, बेशरम इंसान ही आगे बढ़ता है, ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। बेशरम इंसान, किस चीज़ में बेशर्मी, ऐसे नहीं हर चीज़ में बेशर्मी, ये नहीं। बेशर्मी किस चीज़ में होती है, पढ़ाई में। ठीक, जो बिल्कुल शर्म ना करे। क्या है इज्जत तुम्हारी, अभी कौन से तुम लोगों को कमाना धमाना है, या तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, या तुम कौन सा एडल्ट हो गए अभी। ठीक, तो अभी वो सिंपल बेटा पढ़ना है, टीचर 2 थप्पड़ मार देगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बस 2 मिनट लगता है हमें, हाँ भाई पिटाई कर दी। ठीक है, लेकिन स्कूल से क्लास से बाहर निकले बाद तुम्हारा दोस्त ही भूल जाता है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, या आज याद रखेगा कल को भूल जाएगा वो भी, क्योंकि कल को उसको भी पढ़ सकते हैं। समझ आई बात ये। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा रहो बिल्कुल फिक्स, एकदम अलर्ट रहो। प्रॉब्लम आई इधर से पूछ दो, सर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, हाँ नहीं है। मीटर, मीटर क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशन क्या होगी, L2। तो डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी डायमेंशनल वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं, द क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन एंड आर वेरिएबल्स, दोज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल क्वांटिटीज। ठीक है, बस नाम से ही पता लग रहा है। और दूसरी ध्यान सुनो बेटा, नंबर 2 डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटी जो वेरिएबल तो होती है लेकिन क्या होती है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती। बताओ जल्दी बताओ मुझे, कौन सी, स्ट्रेन, वेरी गुड, कल बताया था मैंने। और तो बताओ बेटा, ध्यान से सुना कल बेटा, प्लेन एंगल, एंगल आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो उनकी डायमेंशन तो होती नहीं, और क्या होती है बेटा, वो वेरिएबल।
एंगल वेरिएबल होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री हो जाता है ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल है एंगल, स्ट्रेन, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। फटाफट कॉपी भी हाथ में कॉपी पेन लेके रखा करो और जो जो पॉइंट समझ में आया करे उसको लिख लिया करो, लिखने से चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो बेटा, कोई भी चीज़ आपके सामने होती है ना, आप उसको देखते हो और उसको एक बार लिखते हो, तो ये ध्यान, मेरे वर्ड ध्यान सुनना, एक तो देख के सीखना और एक लिख के सीखना। लिख के सीखने में 2 लोगों को याद होता है, याद रखना, 2 लोगों को याद होता है, एक आपके दिमाग को और एक आपके हाथों को। क्या आपके हाथों को याद होता है? होता है। कभी देखा है फैक्ट्रियों में काम करते मजदूरों को, जो मशीनों से आगे काम करते हैं, इधर देखते रहते हो ना, हाथ चलते रहते हैं उनके, कितनी स्पीड से करते हैं फटाफट, है ना, सब्जियां काटते कितनी स्पीड से होता है। किसको याद हो गया? दिमाग को याद हो गया, वो दिमाग को याद हो गया बेटा, है ना, बिल्कुल। हम देखते हैं, हम बचपन से एक जगह बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं किसी आदमी को चलता हुआ, लेकिन हम कभी चले नहीं, तो चला लो क्या साइकिल? साइकिल जैसे मान लो साइकिल चलाता है एक बच्चा, मैं देखा वो साइकिल कैसे चलाता है, लेकिन आपने कभी चला के नहीं देखा, तो साइकिल चलाना किसको याद हो गया? आपके हाथों पैरों को याद हो गया, आपके दिमाग को नहीं, आपके हाथों पैरों को याद हो गया। दिमाग को तो एक रोल है उसमें, लेकिन आपके हाथों पैरों को भी याद होता है, ये बड़ा रोल है बेटा। देख के सीखते तो हो, लेकिन अगर एक बार लिख भी लोगे ना, तो लिखने से आपके हाथों को याद आता है। प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। लिख के बोलते ना बड़े बूढ़े, लिख के पढ़ो, लिख के याद करो, जो याद करा उसे लिख के देखो, ठीक है। तो जो चीज़ समझ में आती है ना, उसको एक बार लिख भी लो, है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगी वो हमेशा, ठीक। अच्छा, ये बात क्लियर होगी बेटा? 2 एग्जाम्पल दूंगा, मतलब समझाना है, ठीक है। अब वेरिएबल हो गए, अब बात करते हैं हम कांस्टेंट की। बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कांस्टेंट क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट। तो इसी तरीके से बोलो, नंबर 1 डायमेंशनल, हाँ, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब बताओ डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन तो होती है, बट वो क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, ये सब क्या होती हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। इजी इजी देखो ना बस, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखना चाहिए मुझे अगला? डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब क्या होना चाहिए तुम बताओ बेटा, बताओ डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाँ, ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती और साथ साथ क्या होते हैं, वो कांस्टेंट भी होते हैं, वो बदलते नहीं, ठीक है, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता। कॉमन सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल हो गया पाई, क्लियर, और भी आते रहेंगे सामने, तो हो गया डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम आता है एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन बात कर रहे हैं हम डायमेंशन की, किस किस काम आती है। तो इसके हेल्प से हम कर सकते हैं नंबर 1, हाँ, पहला एप्लीकेशन देखो, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में डायमेंशन का काम आता है, जो कि बिल्कुल बेकार लगता है मुझे। देखो क्या होता है।
काफ़ी बड़ा है ये चीज़ें, इसका ये फर्स्ट एप्लीकेशन, और इसका यूज़ भी नहीं आता कभी, लेकिन काम आ सकता है एक जगह। अगर आप कंपटीशन के क्वेश्चन करते हो ना कंपटीशन में, तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, आता है कंपटीशन में। नीट में भी आया था, टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि अगर 100 ग्राम को हम 1 यूनिट मान लें और 100 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान लें और 1 या 1 सेकंड को हम 1 यूनिट मान लें, तो बताओ 1 वॉट क्या होता है? पावर, है ना। तो 1 वॉट पावर का सीजीएस सिस्टम में कितनी वैल्यू आएगी? 1 वॉट पावर की सीजीएस सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी? ज़रा ये अभी क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आएगा ढंग से क्या है, अभी इसको हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे कंपटीशन में आ जाते हैं। इसमें जूल की वैल्यू, जूल का वो लिखनी है। कैसे करेंगे देखो, रुक जाओ। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देखो बेटा ध्यान से, पहले जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या नहीं बदलती? क्वांटिटी नहीं बदलती। फॉर एग्जांपल 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता? यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है? लेंथ। क्या मैग्नीट्यूड बदल गया? नहीं, मैग्नीट्यूड अब भी इतना था 2 मीटर, और 2 सेंटीमीटर भी उतना ही होता है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। समझ नहीं आया? क्या चेंज हो गया? नंबर चेंज हो गए। यूनिट बदलने से नंबर चेंज हो गए, ठीक है। तो क्वांटिटीज आपस में क्या होती है बेटा? इक्वल होनी चाहिए। सिस्टम बदलने से क्या नहीं फर्क पड़ता? क्वांटिटीज पे फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटीज उतनी की उतनी रहती है। मैंने एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कर दिया, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कैसी रही आपस में? बराबर है, ठीक है। अब क्वांटिटीज में कुछ ना कुछ तो बदला है सिस्टम बदलने से, तो क्या बदल गया? नंबर बदल गया बेटा। N1 से N2 हो गया, U1 से U2 कर दिया मैंने, तो पता लग गया सब बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मुझे पता करना है कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? N2 बराबर N1 U1, N2 निकाल दो। N2 बराबर, मुझे N2 तो निकालना है, क्यों? N1 हो गया 2 मीटर, U1 क्या हो गया? मीटर। N1 हो गया 2, U1 हो गया मीटर, N2 मुझे निकालना है, U2 हो गया सेंटीमीटर। क्या ये पता लगा? क्यों बेटा, है ना। तो N2 बराबर क्या हो गया? N2 बराबर हो गया N1 U1 अपॉन U2। किसी को दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। जिसको दिक्कत हो एकदम बोल देना बेटा। U1 अपॉन U2, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब मैंने बोला किसी भी क्वांटिटी की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट है, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? m, किलोग्राम क्या है? m, मीटर क्या है? l, और t -2। भाई t नीचे था, ऊपर आ गया t -2, तो आ गया। ये कौन सी यूनिट है? कौन सा सिस्टम है ये सिस्टम है एमकेएस सिस्टम तो है ये, ठीक है। एमकेएस मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, ठीक है। इसको मुझे सीजीएस में करना है। दिस इज द एमकेएस सिस्टम। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या सीजीएस सिस्टम में लिखना है मुझे, सीजीएस सिस्टम में लिखना है मुझे सिर्फ यूनिट को, तो किलोग्राम को क्या करना पड़ेगा बेटा? ग्राम। मीटर इंटू, क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे फिर से बताओ सब बच्चे, जैसे एक क्वांटिटी है, मैं फिर से बोलता हूँ, चलो, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। इसकी सीजीएस सिस्टम बताओ? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? सीजीएस सिस्टम। पता लग गया? यही 2 सिस्टम हमें फॉलो करने हैं। क्लियर? चलो, अब मुझे बताओ बेटा, डायमेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन पे। डायमेंशन को मतलब ही नहीं कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तुम अगर यूज़ कर रहे हो मिलीमीटर, उसकी डायमेंशन क्या होगी? L।
तुम यूज़ कर रहे हो किलोमीटर, डायमेंशन क्या होगी एल। तुम यूज़ कर रहे हो मीटर, डायमेंशन होगी एल। तो लेंथ की डायमेंशन चाहे यूनिट कुछ भी हो, डायमेंशन तो एल ही होने, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें एम है, इसमें भी एम बोलूँ, तो दोनों को अलग अलग दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं, M1 मान लो M2 मान लो, है तो मास ही, ठीक है। तो मैं बोलूँ इसकी डायमेंशन क्या, ml-3, इसको 1 1 कर दो, भाई पता लग गया एक सिस्टम है कोई सा। इसको क्या करोगे, इसको कर दो M2 L2-3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, मास ही है, ये मास है, ये L है, डेफिनेटली ये डेंसिटी की डायमेंशन है। पता लगेगा आगे। चल तो N2 बराबर होगा N1, U1 हो क्या होगा, U1 कहीं कुछ होगा, M1 L1 T1 के टर्म में होगा कुछ ना कुछ, और इनकी पावर भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला था ml-3 जिसकी पावर थी L की पावर, ठीक है। तो हो सकता है भाई, जरूरत होगा एक ही क्वांटिटी होगी, हज़ारों क्वांटिटी है हमारे नेचर में, तो कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है। मैंने बोला डेंसिटी को 10 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, डेंसिटी को तुम सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करो, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो क्वांटिटी से अलग अलग ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो अब यहां पर एक क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी MKS यूनिट मान लो U1, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, U2 में, सीजे सिस्टम में। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी MLT के फॉर्म में, उसके पावर भी होगी ABC मान लो, कुछ भी होगी पावर, -1 में होगी, होती नहीं होती डायमेंशन में, किसी किसी की डायमेंशन होती है M-1 L3 T-2 ऐसा कुछ था, तो ABC था। तो मुझे तो नहीं पता A की कौन सी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हो सकता है, मान लो अगर M की पावर 0 हो जाए तो A की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मैंने मान लिया कि कोई भी क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है U1, और उसकी डायमेंशन क्या है M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। उसको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट किया तो ये हो गया M2, ये हो गया L2, ये हो गया T2। क्या पावर बदल जाएगी, पावर तो वही की वही रहेगी, है ना। तो पावर तो वही रहेगी ना बेटा, ABC ही तो रहेगी भाई। मैंने आपसे बोला था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजे सिस्टम में करो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो किया था आपने, क्या पावर बदल गई, नहीं। सिस्टम बदलने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, अगर पावर बदल दोगे तो क्वांटिटी बदल जाएगी, ठीक है बेटा, है ना। तो क्वांटिटी ऊपर और नीचे दोनों क्या है, सेम। क्या अलग अलग है ऊपर नीचे, सिस्टम अलग है, यूनिट का सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, नाउ N2 इज इक्वल्स टू N1, इनको एक साथ कर लो, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, अलग अलग कर सकते हैं बेटा इसको, T1/T2 की पावर C, ठीक। क्या पता लग गया, कर सकते इतना, ठीक। अब आपसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला 1 न्यूटन को कन्वर्ट करो सीजे सिस्टम में। देखो न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन की फुल फॉर्म लिखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सीजेस में करो, ग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम डाइन, क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन। तो डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। दोनों में अंतर क्या है, हाँ, ये SI सिस्टम है या MKS सिस्टम, और ये CGS सिस्टम है। तो डाइन किसकी CGS यूनिट है, फोर्स की। फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, टाइम। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलोगे तो क्या होगा, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल देंगे डाइन, ठीक। फिर देखो सब बच्चे, फिर देखो सब लोग, जूल, 1 जूल, जूल इज द SI यूनिट, और आपसे बोला है कि SI यूनिट कहाँ से उठाई गई है, MKS से। तो जूल को खोलोगे तो क्या मिलेगा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता लगा, आपको कल बताया था मैंने, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बताया था मैंने। फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, आई बात समझ में, बस। तो जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी सीरीज बताओ, हाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अब कितना बड़ा सा हो गया, वो शॉर्ट फॉर्म बोल गया अर्ग, क्या बोला गया अर्ग। तो अर्ग किसकी सीजीएस यूनिट होती है, वर्क की या एनर्जी की, ठीक है, या वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, अर्ग, क्लियर, ठीक है। अब फिर देखो ध्यान से बेटा, न्यूटन एक बड़ी यूनिट होती है, पावर तो सेम रहेगी ना, पावर क्यों चेंज होगी, देखो यार देखो बेटा लास्ट में, न्यूटन एक बड़ी यूनिट है, डाइन एक छोटी यूनिट है, लेकिन क्वांटिटी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर आगे अलग अलग होगा, ये नंबर ही इनको आपस में बराबर करते हैं। बड़ा नंबर आकर के बड़े नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि हमने यूनिट को छोटा कर दिया। पता लग गया नहीं लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल 25 × 4 कितना होता है 100, ठीक। अब मैंने क्या करा, इसको छोटा कर दिया और 2 कर दिया इसको, तो ये बड़ा हो जाएगा, कितना होगा, पता लगा नहीं लगा, है ना, क्योंकि आपस में इनको बराबर रखना है मुझे भाई, 100 ही लाना है आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्वांटिटी चेंज नहीं करनी इन लोगों को, ठीक। अच्छा, मुझे नहीं पता 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो, निकाल लो फटाफट। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सब लोग, रफ कर दो इसे, ठीक। आर क्या होती है बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक। अब इसका यूज़ कैसे करें हम लोग, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डाइन्स इन अ 1 न्यूटन, या कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, मतलब सीजीएस यूनिट, ठीक, या 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कन्वर्ट करना है, ठीक। अच्छा बताओ, यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आंसर है यूनिट का मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। जैसे मैंने बोला 10 किलोग्राम, तो बताओ इसकी यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है, भाई किलोग्राम ही तो है, इसमें कितना मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है 1 किलोग्राम, कितना मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है इसका 1 ही तो है। बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन यूनिट को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब अगर 10 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करूं तो क्या 10 बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, 10 तो उतना ही होता रहेगा। ये फ़ायदा है। तो यूनिट के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर मैं किसी यूनिट की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड 1 होता। अगर इसके पास मैग्नीट्यूड 2 होता तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करता तो वैल्यू 20 हो जाती, है ना, इस वजह से। तो यूनिट के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए न्यूटन की फुल फॉर्म, है ना, न्यूटन को फुल करना आना चाहिए। भाई नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स का रिलेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक है। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बेटा एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर ये रिलेशन तुम्हें याद भी नहीं है तो कोई फोर्स का और रिलेशन याद हो जाए उससे भी यही आएगा। जैसे फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज़ गोल घूमती है तो उसको गोल घूमने के लिए इस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब बताओ इससे निकाल के देखो क्या यही आएगा। देखो m मतलब किलोग्राम, v स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन r क्या होता है मीटर, r मतलब रेडियस, ठीक। तो क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर, ये कट गया, क्या सेम आया। तो फोर्स का कोई भी रिलेशन याद, फोर्स नहीं,
कोई भी क्वांटिटी वर्क का, देखो वर्क का आपके पास रिलेशन है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये रिलेशन याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वर्क इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो हाफ mv²। इससे जो आएगी ना, देखो किलोग्राम और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वही आएगा जो एक देगा। ठीक है, ये याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का ले लो फॉर्मूला mgh, इससे भी क्या आएगा, इससे भी यही आएगा, पता लगा। हाँ, रिलेशन कई सारे हो सकते हैं लेकिन यूनिट नहीं बदलेगी, पता लगा। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द 1 न्यूटन टू टाइम, क्लियर, लेट्स एलेबोरेट इट, इसको खोलो जरा, एक्सपेंड इट, तो 1 न्यूटन किलोग्राम, क्लियर, नहीं पता मुझे, ग्राम ग्राम मीटर मतलब मुझे नहीं पता कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, ठीक बेटा, नहीं पता मुझे, ठीक, तो कोई बात नहीं, ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है और ये u2 है, मुझे n2 निकालना है, दो हिस्सों में बांट लो, यहाँ mks लिख दो, mks वाली क्वांटिटी और यहाँ पे cgs वाली क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता है, ज़रूरी भी नहीं है फॉर्मूला याद करना, वरना कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो। m1 कितना है, m1 क्या है किलोग्राम, m1 है किलोग्राम, ठीक है, या पहले ABC के लिए लिख दो, A कितना है, जल्दी बोलो बेटा, A कितना है, नहीं पता लग रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सही से लिखता हूँ, इसकी डायमेंशन लिखो पहले, यहाँ पे क्या होगा 1 mL/T-2, ठीक, यहाँ पे n2, चलो यहाँ पे n1 रहने दो, n2 डायमेंशन क्या आएगी, यहाँ 1 1 कर दो, 1 1 m2 L2 T-2, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ABC की वैल्यू क्या होगी, ये पावर ABC होती है ना, क्यों भाई, कंपेयर कर दो ना इससे कंपेयर कर दो, ठीक है। A की वैल्यू, m की पावर क्या है 1, L की पावर क्या है 1 और T की पावर क्या है, सॉरी इसे B लिखो, T की पावर क्या है -2, तो C की वैल्यू होगी, जो इनकी पावर है बेटा वही तो ABC की वैल्यू है। क्या ABC की वैल्यू दोनों तरफ चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी, यहाँ पे MKS सिस्टम लिखा मैंने, तो ABC की वैल्यू पहले ही लिख लो, ठीक है, MKS और CGS, ठीक। MKS में M1 कितना है जल्दी बोलो, तो M1 है कितना 1 किलोग्राम, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यूनिट में मैग्नीट्यूड होता है 1, तो M1 कितना है बेटा 1 किलोग्राम, L1 कितना है 1 मीटर, T1 कितना है 1 सेकेंड, ठीक है ना, बस 1 सेकेंड ही तो है। यहाँ पे देखो M2 कितना है बेटा, M2 1 ग्राम, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर और T2 कितना है 1 सेकेंड ही है। इस फॉर्मूले को यूज़ कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखोगे n2 बराबर अच्छा n1 कितना है, n1 कितना है, n1 ही तो है, हाँ n1 है 1, तो n2 बराबर n1, फॉर्मूला यूज़ करो, n1 क्या है 1 इंटू m1 कितना है 1 किलोग्राम, m2 कितना है बेटा 1 ग्राम, ठीक। पावर A कितना है 1, ठीक। L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, बाकी 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -3, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पावर कितनी है 1 है -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 कर दो, -1 कर दो, -10 कर दो,
वही 1 से 1 घटेगा 1 ही, 1 के पावर कुछ भी होगा 1 ही आएगा। N2 बराबर, अब ये 1 किलोग्राम को सॉल्व कर लो, क्योंकि मुझे यूनिट से यूनिट काटना। भाई नंबर क्या है, ये नंबर है तो वैल्यू नंबरों में नहीं चाहिए, यूनिट में नहीं, तो किलोग्राम को काटना है ग्राम से मुझे। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। क्या इतना सबको समझ में आ गया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये तो सेकंड 1 ही बचा, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, N2 क्या आया? N2 आया 10⁻³ इंटू कितना आ गया? 10⁵ तो N2 वैल्यू 10⁵ आ गई। ये N2 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? तो बताओ 1 लीटर में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ टाइम। ठीक है, सबको समझ आ गया है ना? अब एक बार जरा एक बात और सुन लो। मैंने बोला कि सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे जो आपने यूनिट 1 ग्राम ली है, मैं 1 ग्राम ही लेता, मैं 100 ग्राम को 1 यूनिट मानूंगा। मैंने 100 ग्राम को 1 यूनिट मान लिया, तो अब बताओ 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर आएगा? कि 100 ग्राम को 1 यूनिट माना है मैंने, मतलब 100 ग्राम में मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 100। ठीक, तो यहां पर M2 कितना हो जाएगा? 100। याद रखना। ठीक, बोला कि सीजीएस सिस्टम में मैंने ग्राम की जो यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में जो मास की यूनिट है उसकी 1 यूनिट मैंने मान लिया 100 ग्राम, तो M1 कितना हो गया? 100 ग्राम। ऐसे होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 में पूछा है तो इसलिए M1 कितना हुआ? 1 ग्राम। आगे N2, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है। इनमें ये आगे क्या क्या लिखा हुआ है? 1। अगर किसी के आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा जाएगा? 1। मगर मैंने बोला था कि ग्राम की 1 यूनिट जो होगी वो 100 ग्राम होगी, तो यहाँ ये 100 ग्राम ही होता। मतलब सेंटीमीटर की 1 यूनिट 100 सेंटीमीटर होती, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अब? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होती फिर। लेकिन मैंने तो नहीं मानी, लेकिन आगे मानने को आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? कल कराता हूँ। ओके, तो ये क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो बेटा अगर वो ध्यान रखिए, अगर वीडियो में देख लियो है ना, वीडियो पता है यूट्यूब में कहाँ आती है, उसको सब्सक्राइब कर लियो, तेरे को वीडियो वहाँ से मिल जाएगी।